नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल मार्ले मिंटो सुधार तक अच्छे से पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, ये जो शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्ले मिंटो में मार्ले सचिव थे और जो मिंटो द्वितीय थे वो क्या थे, वायसराय थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, मार्ले मिंटो थे, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, मार्ले मिंटो पढ़ा था। अब मार्ले पहले इसलिए रखा गया था क्योंकि सचिव का पद वायसराय से बड़ा था। ठीक, क्योंकि सचिव जो था वो वायसराय के ऊपर था। अब आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखना, यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो है वो दोस्तों कौन है, वो है सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है वो है वायसराय। ठीक, वायसराय। तो अगर पूछ दे कि 1919 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय कौन था दोस्तों, तो आप लोग बताओगे क्या, चेम्सफोर्ड। और सचिव पूछ दे तो मॉन्टेग्यू। ठीक, अच्छा देखो, इसको याद कैसे रखना है, ठीक, क्योंकि शुरू में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है मार्ले मिंटो और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो छोटा नाम है, तो 1909 भी छोटी संख्या। ठीक, और 1919 बड़ी है 1909 से संख्या, तो और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ये भी बड़ा है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि मार्ले मिंटो 1909 का अधिनियम है और जो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत है, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो दोस्तों 1919 के अधिनियम के अंतर्गत है। अच्छा दोस्तों, ये याद रखना कि इस समय क्राउन कौन था, तो इस समय जॉर्ज पंचम था, वही जॉर्ज पंचम जिसकी बात हमने कल की थी कि दिल्ली दरबार लगा था। ठीक, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। जॉर्ज पंचम और मैरी इस समय भारत आए थे, पहली बार भारत आए थे। इसके पहले भी 2 दिल्ली दरबार लगे थे और एक इलाहाबाद में शाही दरबार लगा था, लेकिन किसी में भी ब्रिटेन से कोई भी सम्राट या महारानी नहीं आई थी। ठीक, तो आज दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक, भारत शासन अधिनियम की। तो दोस्तों, पहला पॉइंट बनता है इससे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब से स्टार्ट हुई, किस अधिनियम के तहत स्टार्ट हुई, तो दोस्तों याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। क्यों, कैसे? क्योंकि जो दोस्तों के ये जो केंद्रीय राज्य परिषद थी, ठीक, इसको 2 में बांट दिया गया। एक तो राज्य परिषद और दूसरा लोकसभा, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, राज्यसभा कहते हैं। और लोकसभा मतलब कि जो राज्य परिषद थी ये उच्च सदन थी, और जो दोस्तों लोकसभा था इसको निम्न सदन कहा गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो था, इसमें टोटल 60 सदस्य थे। ठीक, 60 मेंबर थे। 60 मेंबर में से भी 34 मेंबर जो थे दोस्तों वो निर्वाचित होते थे। क्या होते थे, निर्वाचित। और जो 26 थे बचे थे ये मनोनीत होते थे। इसी तरह दोस्तों जो लोकसभा निम्न सदन बनाया गया था, याद रखना सिर्फ ये स्टेटमेंट बनेगा कि द्विसदनात्मक विधायिका है, ये किस अधिनियम के तहत इसका प्रावधान किया गया। तो दोस्तों याद रखना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, इसके पहले भी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, क्योंकि अगर उसका भी रिवीजन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक, एक बार हम फिर से जितना भी कंपनी के शासन से लेकर ताज के शासन का एक अलग से वीडियो बना के जल्दी से रिवाइज करवा देंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए, जो लोकसभा था इसमें कितने थे, टोटल 144 थे सदस्य, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। ठीक, अब दोस्तों इसी देखिए, अभी तक द्वैध शासन चल रहा था, लेकिन इस अधिनियम के तहत अब राज्यों में भी द्वैध शासन का विस्तार किया गया। ठीक, द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। अच्छा दोस्तों, ये जो द्वैध शासन शब्द आता है इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक, शक्तियों का बंटवारा दो लोगों में शक्तियों का बंटवारा, यही मतलब होता है द्वैध शासन का। जैसे हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन लगा था। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लगा था, जब दीवानी अधिकार मिल जाते थे, किसको दीवानी अधिकार मिल गए थे मुगल से, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले ही वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जो दीवानी अधिकार थे वो अपने पास रख लिए थे, दीवानी राइट्स, और जो नियामक थे, ठीक, नियामक मतलब कि सेना वाले अधिकारी जो थे वो दे दिए थे किसको, वो दे दिए थे मीर कासिम को। ठीक, मीर कासिम को दे दिए थे। इतना क्लियर हो गया। फिर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन कब लगता है, तो दोस्तों वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लगता है। वो भी हम लोगों ने कर लिया था। कैसे लगता है, क्योंकि याद कीजिए, कंपनी के कार्यों को कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। कैसे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो कंपनी के व्यापारिक कार्य देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर या जिसे नियंत्रण परिषद भी कहा जाता है, वो कंपनी के राजनीतिक कार्य देखते थे। ठीक, तो ये था दोस्तों
क्या ये अभी तक चल रहा था? पहले बंगाल में हुआ देश शासन, फिर कंपनी में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब दोस्तों राज्यों की बात आई है, अब राज्यों में देश शासन भी लग गया। अब देखिए दोस्तों इसके तहत जो विषय थे, ठीक, विषय जो थे दोस्तों, एक थे आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित, ठीक, विषयों में भी बंटवारा किया गया। जो दोस्तों आरक्षित विषय थे वो किसके पास रखे गए? वो रखे गए, हालांकि अभी हम लोग जब समवर्ती सूची, ठीक, और जो अवशिष्ट सूची की बात करेंगे वो यहाँ पर नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों जो आरक्षित विषय थे वो दे दिए गए वायसराय को। अब देखिए इसमें मेन चीज़ें रहेंगी, जैसे जो यहाँ पर केंद्र को मिलती है हमारे यहाँ, जैसे कि राजस्व हो गया, ठीक, न्याय हो गया, न्याय वाला, ठीक, वित्त व्यवस्था वाला, और जो पुलिस वाला था ये जो मेन तो पुलिस ही होती, ठीक, पुलिस जो था ये किसके पास था दोस्तों? ये सब केंद्र के पास था, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं वायसराय की परिषद के पास। फिर दोस्तों जो मंत्री थे उनके पास क्या क्या बचा था? उनके पास शिक्षा, कृषि और जितना भी स्थानीय स्वशासन होता था उसकी देखरेख कौन कर रहा था दोस्तों? वो कर रहे थे मंत्री, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए इसी अधिनियम के तहत और भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कवर कर दिए हमने। तो पहला है दोस्तों कि केंद्र व राज्य के बजट अलग अलग किए गए। याद रखना, केंद्र व राज्य के बजट अलग अलग किस अधिनियम के तहत किए गए? तो दोस्तों याद रखना, क्योंकि यहाँ पर राज्य को अनुमति दे दी गई थी कि वे अपना अलग से बजट बना सकते हैं, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार भी यहाँ हुआ। कैसे? क्योंकि अभी तक तो दोस्तों क्या था, अभी तक था दोस्तों कि मुस्लिम जो थे, ठीक, अभी तक जो है मुस्लिम का तुष्टिकरण किया गया था, ठीक, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन किया गया था। अब दोस्तों यहाँ क्या किया गया? मुस्लिम के साथ साथ क्या किया गया दोस्तों? क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ठीक, ये क्या था? एम से दोस्तों मुस्लिम, ठीक, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मतलब कि जो आंग्ल भारतीय थे, और यूरोपियन, यहाँ तक का क्या कर दिया गया? तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। मतलब कि इस तरह से देखिए अंग्रेज खेल खेलने लगे। अंग्रेजों को पता था जब तक हम फूट डालते रहेंगे तब तक हम यहाँ पर अच्छे से शासन कर पाएंगे, इसीलिए दोस्तों अंग्रेज क्या करते गए? इसको आगे से आगे बढ़ाते गए। 1935 अभी हम आगे देखेंगे कि इसी में, ठीक, 1919 में अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि कैसे इन्होंने दलित तक को भी नहीं छोड़ा, दलित को भी अलग से, दलित को भी इसमें समेट लिया। कुल मिला के इतना ज़्यादा इन्होंने फूट डालो वाला शासन किया है कि अच्छा जब ये दलित तक पहुंचा तो इसमें हुआ क्या? महात्मा गांधी अब गुस्सा आ गए। महात्मा गांधी ने क्या किया? अनशन पर बैठ गए। फिर पूना पैक्ट होता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ठीक। तो दोस्तों केंद्र व राज्य का बजट अलग अलग किसके तहत किया गया? ये भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कैसे हुआ? पहले दोस्तों मुस्लिम के लिए अलग सीट की गई थी, हम लोगों ने कल पढ़ा था 1909 के तहत। याद रखना किसके? 1909 के तहत मुस्लिम की सीट तो अलग की ही गई, ठीक, सीट तो अलग की गई, लेकिन उसके साथ साथ 20 सीट अलग की गई थी ना, उसके साथ साथ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे इसमें, ठीक, ये बहुत गलत किया था। अब सेम दोस्तों यहाँ पर भी किया गया, मुस्लिम के साथ साथ सिख, क्रिश्चियन, मतलब ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय और यूरोपियों तक सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। और दोस्तों वायसराय की परिषद में 6 में से अब 3 भारतीय होने चाहिए थे, ठीक, जो कमांडर इन चीफ था उसको अलग करके, ठीक, उसको हटा के वायसराय की परिषद में अब 6 में से 3 भारतीय सदस्य होने ही चाहिए थे। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए 1926 में, पहले यहाँ पर देखिए 1919 का जो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम था, इसकी जांच के लिए, मतलब कि अब जो है ये संविधान कैसे चलाना है शासन, ठीक, कैसे संविधान भारत का है ना, किस तरह से और आगे बढ़ाना है शासन, इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है? इस शासन की जांच के लिए, ठीक, एक साइमन कमीशन आती है, क्योंकि इस समय बहुत कुछ हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, है ना। तो एक दोस्तों साइमन कमीशन आता है। कब आता है दोस्तों? याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये भारत आता है 1927 को। कब आता है? 1927 को, ठीक, भारत आता है 1927 को। और ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, नारे लगते हैं खूब, गो साइमन, ठीक, गो साइमन गो, ठीक, क्यों लगते हैं? क्योंकि दोस्तों जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, सबके सब अंग्रेज थे। मतलब भारत के लिए कौन बनाने जा रहा है संविधान का, वो कौन करते जा रहा है शासन चलाने के लिए कौन नियम बनाने जा रहा है? अंग्रेज। भैया भारत चाहते थे होम रूल की मांग कर रहे थे कि अब जो है हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए, ठीक, अपने शासन चलाने के लिए, लेकिन इसमें सब अंग्रेज थे, ठीक, एक भी भारतीय नहीं था, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। 1927 को ये कमीशन इंडिया में आता है। याद रखना 1930 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। क्या देता है? ये रिपोर्ट देता है, ठीक। फिर दोस्तों इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। याद रखना 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों 1930 का, एक होता है दोस्तों 1931 का,
और एक होता है दोस्तों 1932 का, ठीक, याद रखना। एक होता है 1930, एक होता है 1931, एक होता है 1932। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो याद रखना इन तीनों में किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो था दोस्तों भाग लिया था, ठीक, तीनों में भाग लिया था। अब होता क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक और सांप्रदायिक खेल खेला जाता है, ठीक, एक जिसे रैम मैग्नाल्टे जो अवार्ड कहा जाता है, एक और खेल खेला जाता है। कैसा खेल खेला जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जाता है, दलित के लिए भी पृथक, मतलब कि दलित के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। अब गांधी जी का जो था, गांधी जी का धैर्य टूट गया। वो क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक, गुस्सा होने के बाद वो जेल में, यरवदा की जेल में क्या करते हैं, उस समय जेल में थे, यरवदा की जेल में दोस्तों वो क्या कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, अनशन कर देते हैं। अनशन करने के बाद जो दलित के नेता थे भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी, इन दोनों में बात होती है। ये बात किस रूप में होती है दोस्तों, पूना पैक्ट के रूप में, पूना पैक्ट के रूप में होती है। फिर दोस्तों ये सब देखते हुए ही एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। इसी श्वेत पत्र के आधार पर दोस्तों भारत शासन अधिनियम, ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाती है, जो कि अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। एक दो क्वेश्चन और इससे देखिए बन जाएंगे। एक तो यहाँ पर सीमित मताधिकार की बात की गई, एक मिनट, ठीक, हाँ ये देखिए, एक तो देखिए 1926 को ली आयोग बनाया जाता है, ठीक, 1926 को ली आयोग बनाया जाता है और इस ली आयोग की सिफारिश पर ही, इस ली आयोग से ही यूपीएससी बनाया जाता है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1900 यूपीएससी का जो है वो किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन किया जाता है, ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक, याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और याद रखना दोस्तों अगर यूपीपीएससी आ जाए, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो वो 1935 के अधिनियम के तहत होगा, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये समझ गए दोस्तों, ये जो ली आयोग है ये किससे संबंधित था, क्वेश्चन आ जाता है 1900 यूपीएससी से, ठीक, और 1926 को आया था, ठीक। ये कमीशन कब बैठाया जाता है, आयोग 1926 में, इसके तहत यूपीएससी का गठन किया जाता है, ठीक, यूपीएससी का गठन कर दिया जाता है। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब दोस्तों और क्या होता है दोस्तों, कैग की नियुक्ति भी की जाती है इसी अधिनियम के तहत, ठीक, क्या की जाती है, कैग की नियुक्ति भी इसी अधिनियम के तहत की जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है ना, जो कि क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पर दोस्तों है सीमित मताधिकार की बात की जाती है। किसकी, सीमित मताधिकार में इसमें दोस्तों महिलाएं भी वोट दे सकती थी, ठीक, सीमित मताधिकार की बात की गई, इसमें महिला वोट दे सकती थी, ठीक, और कुछ पढ़े लिखे लोग भी वोट दे सकते थे। कुल मिला के ये जो यहाँ पर मताधिकार था वो कैसा था दोस्तों, वो सीमित मताधिकार था। तो दोस्तों आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी सही से लिख दिया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि अपना जो भारतीय संविधान का जो 80% जो हिस्सा है वो यहीं से लिया गया है। तो ये जो है इसके बाद जो आने वाला है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो भी जो है जो अब आने वाला है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को, ठीक, इसको अच्छे से देखना है दोस्तों, क्योंकि इससे हर एग्जाम में यूपीएससी पीसीएससी नहीं बल्कि जितने वनडे एग्जाम है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ दी हो, अगर मतलब कि जो नया जा रहा हो, ना पढ़ा हो, तो अगर कुछ भी पूछे तो 1935 लगा दो, तो ज़्यादातर चीज़ें 1935 से सही होती है। हालांकि हम लोग को अंधे बन कर नहीं जाना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के, जिसमें कि माइनस मार्किंग ना हो और ना ही जरा सा भी गलत हो। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इसके कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इस समय दोस्तों क्राउन कौन था, क्राउन वही थे, जॉर्ज पंचम थे, ठीक, जो कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत थे। वायसराय दोस्तों याद रखना, ये पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक, ये जो था बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो दोस्तों याद रखना वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। ये दोस्तों क्या साबित हुआ, ये भारतीय संविधान के लिए, हाँ अभी हम लोग देखेंगे है ना, जब अभी हम लोग संविधान पढ़ेंगे, ठीक, संविधान में और आगे पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो दोस्तों वहाँ पता चलेगा कि ये भारतीय संविधान का जो 80% भाग है वो यहीं से उठाया गया है, ठीक। तो दोस्तों इसीलिए इसे क्या कहा गया,
इसे मील का पत्थर कहा गया, ठीक, मील का पत्थर कहा गया। और दोस्तों याद रखना, ये जो पूरा जो व्यवस्था की जा रही थी दोस्तों, तो इसमें ना ही प्रस्तावना थी, ठीक, ना ही लिखित संविधान था, और ना ही मौलिक अधिकार, ना ही कर्तव्य। ये जो संविधान बनाया जा रहा था, ठीक, संविधान बनाया जा रहा था, इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। लेकिन दोस्तों याद रखना, ना ही इसमें प्रस्तावना थी, ना ही लिखित संविधान था, ना मौलिक अधिकार दिए थे, ना ही कर्तव्य, ठीक। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था दोस्तों, अनेक ब्रकों वाली, मतलब कि अनेक ब्रकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रकों वाली इंजन रहित गाड़ी, इसे क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि अखिल भारतीय, इसके तहत दोस्तों क्या किया जाता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। कैसे की जाती है दोस्तों, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कैसे बंटवारा किया जाता है, जो अभी हम लोग सूचियाँ पढ़ते हैं अपने अभी के संविधान में, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इस सब का जो प्रावधान है दोस्तों, ये 1935 के अधिनियम ही से लिया गया है। हालांकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है अपने संविधान में, लेकिन जो अगर सारी सूचियों की बात की जाए, ठीक, ये पढ़ेंगे कि अवशिष्ट सूची जो है वो कहाँ से ली गई है, अवशिष्ट सूची जो है वो कनाडा से ली गई है। ये सब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, जो ये सूचियों का विस्तार, ये जितनी भी सूचियाँ हैं एक साथ, ये 1935 के अधिनियम से ही ली गई थी, ठीक। तो इसके तहत दोस्तों क्या होता है, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। कैसे होता है, तो दोस्तों जो संघ सूची होता है, इसकी पावर रहती है वायसराय के पास, ठीक, इस पर वायसराय कानून बना सकता था। राज्य सूची में जो राज्य थे, प्रांत थे, वो बना सकते थे। समवर्ती सूची में दोस्तों दोनों बना सकते थे। और जो अवशिष्ट सूची थी, ठीक, अवशिष्ट सूची वो होती है, मान लीजिए कि ऐसा कोई विषय जो कि अभी किसी भी सूची में नहीं है, तो उसको क्या किस में रखा जाता है, अवशिष्ट सूची में, जिसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक, जिसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है वो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। इसमें भी किसको ताकत देगी दोस्तों, वायसराय को। यहाँ भी दोस्तों अपने इंडिया के संविधान में भी याद रखना, जो संघ सूची है उस पर तो केंद्र का है, राज्य सूची पर राज्य का है, और समवर्ती सूची में दोनों का है, ठीक, दोनों का है, याद रखना। लेकिन फिर भी अगर समवर्ती सूची में अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं सेम चीज़ पर, तो दोस्तों याद रखना, केंद्र का कानून सबसे पहले माना जाएगा, राज्य का उसके आगे निरस्त कर दिया जाएगा। और राज्य सूची में भी अगर आधे से अधिक राज्य मिलकर अगर ये कह देते हैं कि इस पर कोई कानून बनाया जाए, तो केंद्र कानून बना देती है, ठीक। और हालांकि ऐसा भी है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य कह दे कि इस राज्य सूची पर कानून बना दो, तो वो भी जो है केंद्र बना देती है। लेकिन इस पर ये रहता है, इसमें ये रखा जाता है, इसका आधार ये होता है कि इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो राज्य सूची होती है ये सिर्फ वहीं तक रहते हैं। ये जो विषय होता है राज्य सूची का, जो राज्य इसकी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि इसकी पेशकश करते हैं कि मेरे लिए कानून बनाया जाए, इस सूची पर केंद्र कानून बनाए, तो वो सिर्फ उन्हीं राज्य तक ही सीमित रहता है ना, जो राज्य इसके लिए केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, केंद्र से कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतें, इनमें जो था विभक्त किया गया। हालांकि ये जो व्यवस्था थी ये चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फिर अंग्रेजों ने खेल दिया और कहा जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो संघ में मिले या तो स्वतंत्र रहें, ठीक, या तो स्वतंत्र रहें। तो दोस्तों देशी जो रियासतें होंगी वो क्यों संघ में मिलेंगी आके, जितनी भी देशी रियासतें थी उन्होंने मिलने से, ठीक, उन्होंने अपना विलय करने से, मिलने से इनकार कर दिया दोस्तों। तो ये जो प्रावधान था दोस्तों वो सक्सेस नहीं हो पाया, पूरा का पूरा वहीं का वहीं ढह गया, ठीक। अब इसके बाद इसी अधिनियम के तहत क्या होता है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था राज्य में द्वैध शासन 1919 के तहत लाया जाता है, ठीक, लेकिन इसके तहत दोस्तों क्या किया जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया जाता है। भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। ये वही भारत परिषद है जो हमने पढ़ा था कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक भारत परिषद बनाया जाता है। कहाँ बनती है, ये बनती है इंग्लैंड, यूके में बनती है, ठीक, भारत परिषद बनाई जाती है। और जिसका जो सचिव होता है वो भारत के लिए कार्य करता है, ठीक, वो मतलब कि वो जो है वायसराय जो है उसको रिपोर्ट करता है भारत के, ठीक। लेकिन ये सचिव जो रहता है वो यूके में ही रहता है, ठीक। ये किसके लिए बनाया जाता है, भारत के लिए। तो दोस्तों ये जो भारत परिषद थी इसका अंत कर दिया गया, ठीक, अंत कर दिया गया। और याद रखना ये जो पहले सचिव थे इसके कौन थे, लॉर्ड स्टैनली थे, जो कि हमने बात कर ली थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो हमारे चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट में देखना, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, शुरू से लेकर अभी तक देख लो। अभी
शुरुआत है, तो आप लोगों को ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। ठीक, एक करके सारे वीडियो कवर करते जाइए, 1 से 2 बार जरूर देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट्स है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बहुत सी चीज़ें लक्ष्मीकांत में जो मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगी जो नहीं कवर की गई हैं, वो भी हमने इसमें कवर कर दिया। तो इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों भारत परिषद का अंत कर दिया गया। फिर दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। कैसे विस्तार किया गया, ये हमने पढ़ा था कि पहले मुस्लिम, ठीक 1909 में मुस्लिम तक किया गया। फिर दोस्तों 1919 में क्या किया गया, सिख ईसाई है ना, आंग्ल भारतीय यूरोपियों तक इसका विस्तार किया गया। अब दोस्तों इसको कहाँ तक कर दिया गया इसका विस्तार, दलित, ठीक दलित, महिला और जितने भी मजदूर वर्ग थे, ठीक जितने भी मजदूर थे वहाँ तक इसका विस्तार कर दिया है। कुल मिला के जो अंग्रेज थे वो अच्छे से जो था सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते जा रहे थे, क्योंकि इनसे उनको बेनिफिट मिल रहा था। वो देख रहे थे कि कैसे जो है ये भारतीय इस चीज़ से कितना लड़ रहा है, तो इससे उनको फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि वो भारतीयों को आपस में उलझाए दे रहे थे। तो ये इनको बहुत अच्छा था, इनको अपने लिए बहुत अच्छा हथियार दिख रहा था भारतीयों के लिए, ठीक भारतीयों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। फिर दोस्तों प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। देखिए हमने पढ़ा था 1926 का जो ली आयोग था, ली आयोग 1926 के ली आयोग के तहत यूपीएससी का गठन किया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक और 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट मतलब कि स्टेट मतलब कि संयुक्त जो था दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। और दोस्तों इसी की तरह संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया जाता है, जो कि 1937 में दिल्ली में, ठीक दिल्ली में बनता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि अपने इंडिया में कार्य कर रहा है, ठीक संघीय न्यायालय का प्रावधान भी किया जाता है, जो कि 1937 में बनता है। और दोस्तों याद रखना इसके जो पहले जज थे वो कौन थे, सर मोरिस ग्वेयर थे, ठीक याद रखना कौन थे, सर मोरिस ग्वेयर, ठीक सर मोरिस जो ग्वेयर थे ये इसके पहले जज थे। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के बारे में भी समझ लिया है। अब दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल सदस्य संख्या, जो केंद्रीय विधानमंडल थी इसकी जो सदस्य संख्या थी दोस्तों इसको बढ़ाया गया, क्या किया गया, इसको इंक्रीज किया गया। राज्यसभा में अब 260 सदस्य थे और लोकसभा में 375 सदस्य थे, ठीक 375 सदस्य थे, ठीक। अब ये देखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 1935 के तहत दोस्तों क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। याद रखना यूपीएससी और जो कैग है ये सब किसके तहत, 1919 और 1935 में जो मतलब कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो हमारा संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना किसके तहत की गई दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, ठीक। तो दोस्तों एक बार जल्दी से फिर से इसका क्या कीजिए, इसका जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, ठीक इसका जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक दोस्तों समझ आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यहीं पर क्या होता है दोस्तों, मताधिकार, जो मताधिकार है इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक मताधिकार में वृद्धि की जाती है। और जो अब है जनसंख्या का 10% लोग जो थे वो मताधिकार कर सकते थे। और दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो आपातकाल के समय जो था, आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी किसको, गवर्नर को, ठीक वायसराय को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, किसको मिली, वायसराय को। और दोस्तों ये भी कहा जाता है यहाँ पर जो थी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई इसी अधिनियम के तहत। ब्रिटिश जो संसद थी दोस्तों, ठीक याद रखना ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, ठीक ब्रिटिश स्थापित हुई, ठीक समझ में आया। तो दोस्तों ये जो इतने पॉइंट थे इतने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जो भी था है ना लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स है वो हमने कवर कर दिया है, जो अलग से कवर करना था वो भी कवर कर दिया है। ये आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या जितने भी वनडे एग्जाम हो। बस दोस्तों आपको करना क्या है, हम फिर से कह रहे हैं दोस्तों 3-4 चीज़ें अभी से याद कर लो, अभी से अपने दिमाग में बसा लो। याद रखना एक चीज़ जो है 10 जगह से नहीं पढ़ना है, एक बार यहाँ से पढ़ लो। इसी को दोस्तों क्या करना, इसमें बहुत से जो फैक्ट हमने खुद ही कवर कर दिया, ठीक फैक्ट के साथ साथ समझा भी दिया कि
कौन मतलब क्या चीज़ें कहाँ से हुई, ठीक, कैसे हुई, सब कुछ हमने आपको समझा भी दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन जरूर करना, ठीक, इसका रिवीजन जरूर करना। और 10 जगह 10 किताब पढ़ने से बेटर है एक किताब पढ़ो, मतलब कि इसका जो है आप नोट्स बना लेना, ठीक, इसका आप लोग नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक, और उसी को 8 से 10 बार रिवीजन कर डालना, 8 से 10 बार रिवीजन करना। हम ये नहीं करें कि हमारा वीडियो 2 से 3 बार देखो, एक बार देख लो बहुत है, ठीक, एक बार देख लिया, मन हो तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो अगर समझ में आ जाए तो फिर दोस्तों क्या कीजिए, साथ में नोट्स बनाइए, फिर उसको 8 से 10 बार रिवीजन करो। 10 जगह भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद ही देख लो, आप लोग अगर ये चीज़ें कर रहे होंगे तो अभी भी आप लोग, बहुत से लोग होंगे इसमें जिनको काफ़ी चीज़ें अभी भी नहीं पता होंगी, लेकिन अब ये लोग क्या करें, अब जो ये वीडियो जिसने देखा है वो क्या करे, पहले ये वीडियो देखे, इसका शॉर्ट नोट्स बनाए और इसको 3 से 4 बार अभी एक बार रिवीजन करे, फिर दोस्तों क्या करे, दूसरे दिन रिवीजन कर ले, हफ्ते में एक बार कर ले, फिर महीने में 3-4 बार अगर कर दिया तो आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है, चेतन मन, उसमें दोस्तों जाकर ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर जो है निकलेंगे नहीं। और एग्जाम में भी आप लोगों का समय बचेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे और कोई भी गलती जो सिली मिस्टेक होती है वो नहीं लेगी होगी, है ना। तो रिवीजन करने से ये बेनिफिट होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे की बात करेंगे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, ठीक, और भी जो भारत छोड़ है ना, और जो भी दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, और जो क्रिप्स मिशन था उसके बारे में बात करेंगे। कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, यहाँ पढ़ना बहुत, ठीक, ये जो वीडियो है अच्छे से देखना, इस चैनल को अच्छे से फॉलो करना, यूपीएससी तक, यूपीएससी और पीसीएस तक जब भी ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें, जो जितना भी सिलेबस है ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर, मतलब कि कवर हो चुका होगा, ठीक, कंप्लीट हो चुका होगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। और दोस्तों जिसको समझ में आए तो वो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए हो लाइक कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों कि अब देखिए दोस्तों, ये वाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें अब जैसे कि चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड भी जल्दी लाए ना, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी से डिजिटल बोर्ड लाएंगे। और जिस दिन दोस्तों डिजिटल बोर्ड आ गया उस दिन आप लोगों को चीज़ें और इतने अच्छे से समझ में आएगी, हम इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको और कहीं दोस्तों जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि यहाँ भी हम अपना 100% दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोगों को इतना करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अपना अच्छे से पढ़ते रहना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।